हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स का थर्ड और लास्ट पार्ट शुरू करेंगे। आज बस कुछ न्यूमेरिकल्स हमें देखने हैं, आप लोग देखिए। पहला है इसमें से कि द प्रोबेबिलिटी दैट 3 men hit a target are 1/6, 1/4 और 1/3 respectively. Each shoot once at a target. जब किसी टारगेट को वो शूट करते हैं अपनी गन से या किसी भी चीज से, पत्थर ही मार देते हैं, तो उनको मतलब हिट करेगा टारगेट। ए पहले आदमी की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, दूसरे की 1/4 है और तीसरे की 1/3 है। बताइए क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक टकरा जाए, एक एग्जैक्टली वन, सिर्फ एक जो है वो हिट करे। ये नहीं पता मुझे कौन सा हिट करे, बस एक करे। तो लेट द 3 men आर M1, M2 एंड M3 और उनकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो ये तीनों हैं, तो PM1 और PM2 और PM3 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। देखिए ये भी हो सकता है कि सिर्फ पहला हिट करे और दो ना करे, या दूसरा हिट करे और पहला और तीसरा ना करे, या तीसरा हिट करे। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पे सिर्फ बन सकती है। अब देखिए, अब इंटरसेक्शन के लिए आपको बताया गया था कि एटलीस्ट वन में यही होता है कि M1। अब यहाँ पे क्या होगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, M1 हिट करेगा और M2 और M3 हिट नहीं करेंगे। तो बस M1 इंटरसेक्शन M2 बार इंटरसेक्शन M3 बार। इसका क्या मतलब हुआ कि एग्जैक्टली वन M1 ने हिट किया और बाकी दोनों हिट नहीं किया, या M2 हिट करे और बाकी ना करे। और ये तीनों को जोड़ क्यों दिया, क्योंकि ये तीनों घटनाएं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, इसलिए आप इनको यहाँ पे सम कर सकते हैं। तो अब ये तीनों है और आपस में पहला हिट कर रहा है, दूसरा करे ना करे, तीसरा करता है नहीं करता, तो इससे आप पहले आदमी पे क्या फर्क पड़ता है। आप अपने को ही लीजिए इस पोजीशन में कि तीन दोस्त किसी चीज को निशाना लगा रहे, आपने हिट किया नहीं किया, दूसरे का हिट करना या ना करना उस बात पे संबंध नहीं रखता है। तो इसलिए कहिए ये इंडिपेंडेंट है, तो एक इंडिविजुअल ये इंडिपेंडेंट है, तो हम तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरे को अलग अलग कर लेंगे और ऐसे ही हम तीसरे को अलग अलग। लेकिन मैं M2 बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, PM3 बार को मैं ऐसे बाकी सब में इनकी वैल्यूज रखिए और आप ये आंसर निकाल देंगे। थोड़ा सोचिए कि कैसे कैसे हो रहा है। सबसे जो मेन लाइन है वो इसमें ये वाली है कि तीनों पॉसिबिलिटीज आपने लिख के यहाँ पे सम कर दी। ऐसे आगे कई न्यूमेरिकल आएंगे, अभी हम और बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि 3 groups of children containing respectively 3 girls और 1 boy, 2 girl and 2 boys and 1 girl and 3 boy। मतलब 3 ग्रुप हैं, उसमें 4 बच्चे हैं। उसमें पहले में 3 girls, 1 boy, 2 girls, 2 boy और 1। फिर 1 children is selected at random from each of the group। हर ग्रुप से एक बच्चा लिया। बताइए, शो करिए कि क्या चांस होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 3 सेलेक्टेड कंसिस्ट ऑफ 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। तो तीनों ग्रुप में से एक बच्चा लेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो उसमें से एक लड़की हो और 2 लड़का। अब रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है कि एक लड़की और 2 लड़का निकाल लें। 3 चिल्ड्रन में से 3 बच्चे कहां से आए, जब आप तीनों ग्रुप में से एक निकालेंगे तो ये तो कई पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो हमने कहा कि 3 सेलेक्टेड चिल्ड्रन, 1 फ्रॉम ईच ग्रुप, तो कैन बी गिवन बाय द फॉलोइंग डिसजॉइंट केसेस। ये हो सकता है कि ग्रुप 1 में से ये गर्ल लिखा हुआ है G, पहले ग्रुप में से आपने एक लड़की ली और बाकी मतलब एक लड़की आई और बाकी सेकंड और थर्ड में से एक बॉय आया, तो ये हो गया आपके 1 गर्ल और 2 बॉयज। यही रिक्वायरमेंट है आपकी, 1 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। या ये भी हो सकता था कि एक लड़की सेकंड ग्रुप से आए, बाकी 2 से बॉयज आए। या ये भी हो सकता था कि थर्ड ग्रुप से लड़की आए और बाकी 2 से बॉयज आए। तो आप देखिए, एक लड़की पूछी ना, तो केस 1 ऐसे बनाएंगे कि फर्स्ट ग्रुप से लड़की आई, केस 2 में सेकंड ग्रुप से लड़की आई और केस 3 में थर्ड ग्रुप से एक लड़की आई, और 2 बॉयज दोनों तरफ ऐसे लगा देंगे। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आप इसमें एडिशन तीनों में कर देंगे। P1 होगा या P2 होगा या आपका P3 होगा। तो बस P1 होने की प्रोबेबिलिटी की सेम ये वही है जैसे पिछली बार आया था कि अगर पहला हो गया तो दूसरा नहीं होगा और दूसरा हो गया तो तीसरा नहीं होगा। भाई यही आपके सब केसेस हैं। तो खैर आपके P1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P1 ये है कि पहले ग्रुप में से एक लड़की आए, तो वहां पे आपने 3 एक ही, तो इस पूरे ग्रुप में से एक ही बच्चे को चूज करना है। तो कुल तो 4 हैं, तो कुल केसेस हो गए 4C1, लेकिन वो लड़की होनी चाहिए तो 3C1। उसके बाद
आपका P1 की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं आपको कि एक लड़की, और फिर कहिए या ये हो सकता है कि मैं आपने एक ही बच्चे को चूज करना है लेकिन वो क्या हो, वो बॉय हो, तो 2C1 और साहब नीचे 4C1। या ये भी हो सकता है कि थर्ड में जी, अब हम दोबारा एक बार इसको देखेंगे P1 को कि P1 कैसे निकाला। P1 मतलब केस 1, पहले ग्रुप में से एक लड़की को लेना है, तो वहां 3 लड़कियां हैं और एक बॉय है, तो 3C1, टोटल तो 4C1 ही होगा। दूसरे ग्रुप में से आपको एक बॉय को लेना है, तो दूसरे ग्रुप में 2 लड़के हैं, तो 2 बॉयज, तो 2 में से एक बॉय, तो 2C1, टोटल तो 2 और 2 4 ही है, तो 4C1। तीसरे ग्रुप में से भी आपको एक लड़के को लेना है, तो 3 बॉयज हैं वहां पे, तो 3C1 ओवर 4C1। सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा। अब आप पी सेकंड निकालिए। पी सेकंड में क्या करना है, फर्स्ट ग्रुप में से एक बॉय को लेना है, तो फर्स्ट ग्रुप में एक ही लड़का है भाई, उसी को लेना है, तो 1C1 नीचे 4C1। और दूसरे ग्रुप में आपको लड़की, तो दूसरे ग्रुप में 2 गर्ल्स हैं, तो 2C1 ओवर 4C1, और तीसरे में एक बॉय है, तो एक बॉय आपको चाहिए और है 3, तो 3C1 ओवर 4C1। ऐसे P3 निकाल लीजिए। P3 कैसे, P थर्ड केस, पहले में से बॉय तो 1 है, तो 1C1 हो जाएगा और नीचे तो 4C1 ही आएगा, और दूसरे में भी बॉय लेना है, तो वहां पे 2C1 आएगा और नीचे 4C1, और तीसरे में आपको एक गर्ल लेनी है, तो वहां पे 1 ही है, एक ही गर्ल है, तो आपके ये P3 आ जाएगा। इसको आप खुद कर लेंगे, बाकी दो को आप करके जैसा ये करा है वैसे इसको निकाल लेंगे। तो सो फ्रॉम 1 आप तीनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, P1 मैंने कैसे निकाला। एक गर्ल केस, पहले ग्रुप में से एक लड़की, पहले ग्रुप में 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है, तो 3C1 है, तो टोटल 4, तो 4C1। दूसरे ग्रुप में एक बॉय लेना है मुझे और दूसरे ग्रुप में 2 बॉयज हैं, तो 2C1 और टोटल तो 4 ही है, तो 4C1, एक ही तो ले रहे हैं। थर्ड ग्रुप में से भी एक ही लेना है, तो थर्ड में 1 गर्ल है और 3 बॉयज हैं, तो बस वहां पे बॉय, तो 3C1 ओवर 4C1। ऐसी सेकंड सोचिए, ऐसी थर्ड सोचिए। अब ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ए और बी अगर 2 इवेंट्स हैं तो PA PB इतना है, तो शो करिए इतना होता है। वी नो दैट अगर ए किसी भी चीज का सबसेट है तो प्रोबेबिलिटी उसकी इससे कम ही होगी। अब 3, ये हमने थ्योरम शुरू में पढ़ी थी, तो PA 3/4 है, हमने इस पे नहीं पढ़ी थी, हमने पढ़ा था A इज अ सबसेट ऑफ B, देन PA लेस देन इक्वल टू PB। तो फिलहाल P3/4 लेस देन इक्वल टू A यूनियन B या PA यूनियन B ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। चलिए दूसरा देखिए, ए इंटरसेक्शन बी तो सबसेट होता ही है बी का। आप ऐसे कहिए कि सपोज हमारे पास ऐसे है ना, ये 2 हैं, एक ए है और ये इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये जो हिस्सा है ये कितना है, ए इंटरसेक्शन बी है, और ये बी है और ये ए है। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है, इसको अगर मैं ग्रीन कलर से कर दूं, ये ए में भी शामिल है और ये बी में भी शामिल है, ये सबसेट ऑफ ए भी है, और ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट ऑफ बी भी। फिलहाल यहाँ रिक्वायरमेंट मुझे बी की है, तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी इसे सबसेट ऑफ बी लिख दिया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इंटरसेक्शन बी की, ये लेस देन इक्वल टू है, ये जो भी छोटा होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कम ही होती है, और पी बी 5/8 लिख दिया। आल्सो बाय द एडिशन थ्योरम P ये इतने के बराबर यहाँ से यहाँ तक होती ही है, लेकिन किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगी। इन तीनों की वैल्यूज यहाँ पे, इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, लेस देन इक्वल टू 1, फिर 1 आप इधर ले जाएं, 3/4 और 5/8, थोड़ा सा गलत हो रहा है यहाँ पे, ये माइनस आएगा, अब ये इधर ले गए तो ये माइनस होगा, फिर इनको सॉल्व करने पर ये माइनस, और फिर 6 + 5 -8, सॉरी यार गलत हो गया, ये प्लस ही रहेगा, सॉरी वो निकल गया मुंह से। हाँ ये इधर P और ये माइनस, राइट। तो बस ये 3/8 लेस देन इक्वल टू इतना। अब आप ये इसको और इनको आपस में जोड़ दीजिए, यहाँ पे P A इंटरसेक्शन B 5/8 से छोटा है और यहाँ पे P इंटरसेक्शन B 3/8 से बड़ा है, तो इन दोनों को एक साथ मिला के लिखा जा सकता है।
वो प्लस ही आना है, वो पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैं माइनस लगा मुझे। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला ये है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो प्रूफ करिए कि पी ए इतने से छोटा होगा। देखिए ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो दूर दूर है, दोनों दूर दूर हैं, तो बी बार क्या होगा। जैसे मैंने ये सैंपल स्पेस बनाया है, उसमें ए और बी अलग अलग लिया है, तो बी बार क्या होगा। ये जो जितना मैंने ऐसे डैश ग्रीन लगा दिए हैं, इस रिंग को छोड़ के बी वाले को, ये सारे के सारे बी बार हैं। अब आप जरा ए को देखें। ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार। ऊपर वाले से ना देख के जरा नीचे वाले को देखिए, फिर कहिए यहाँ पे दोनों एक कॉमन हिस्सा भी है, और मैं ए बराबर इसको लिखूंगा, ये कॉमन हिस्सा भी है इसमें दोनों में, तो इंटरसेक्शन बी यहाँ पे फाई नहीं है सपोज, तो ये ए इंटरसेक्शन बी ये बीच वाला हिस्सा होगा। तो बी बार कितना होगा, तो ये बी बार ये येलो स्पॉट है, बी के रिंग को छोड़ के बाकी सब आपका कितना है, ये बी बार है। और ए इंटरसेक्शन बी बार में क्या होगा, ए और बी का कॉमन हिस्सा, तो ए और बी का जो कॉमन हिस्सा होगा वो आपका ये वाला, ए और बी बार का जो कॉमन हिस्सा होगा वो ये वाला होगा, ये पूरा इतना रिंग और उसका इतना हिस्सा, कॉमन पार्ट नहीं। ये जो है ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी बार, ओके मैं लिख के देता हूं, ये जो हिस्सा है ये है ए इंटरसेक्शन बी बार, तो ये हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी बार, और ये जो बीच वाला आपका हिस्सा है ये इंटरसेक्शन बी है। अब मैं इन दोनों का यूनियन कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, ए ही मिल जाए, तो ए बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूं। या मैं यहां देख लूं इस ऊपर वाले केस में ए और बी तो कुछ कॉमन है ही नहीं, इंटरसेक्शन इसका फाई है, तो फाई यूनियन तो इसका तो कोई रियलिटी रह ही नहीं गई, और ए और बी बार कौन क्या होंगे, देखिए बी तो ये रिंग है और बी बार ये सारा ग्रीन हिस्सा है, और ए और बी बार दोनों का कॉमन पार्ट, तो बी बार तो सारा का सारा ही है बस इस रिंग को छोड़ के, और ए के साथ जब इसका इंटरसेक्शन होगा तो वो पूरा का पूरा इतना हिस्सा आ जाएगा। दोनों केस में ए बराबर ही इतने के बराबर होगा, चाहे कॉमन हो चाहे ना हो, यही समझाने की इसमें कोशिश करी गई है। फिलहाल ये फाई हो गया तो ए इंटरसेक्शन बी बार, तो ए बराबर क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी बार, तो इससे क्या पता चलता है ए जो है वो बी बार का हिस्सा है। ऊपर वाले केस में देखिए ये बी तो इतना सा रिंग है, बी बार पूरा ग्रीन हिस्सा है और ए उसी के अंदर मौजूद है, तो आपका ये इसलिए इससे ये प्रूव होता है ए बराबर इंटरसेक्शन बी बार में कि ए जो है वो बी बार के अंदर मौजूद है, इसलिए पी ए जो होगा वो लेस देन का निशान है, ये सबसेट का था, ये लेस का निशान है, लेस देन इक्वल टू पी बी बार। बहुत अच्छे सवाल थे ये लॉजिक वाले, इनको सोचिएगा। चलिए आगे देखते हैं। द odds against A solving a certain problem are 4-3 and the odds in the favor of B solving the same problem are 7-4. What is the probability the problem is solved if both try independently? दोनों अगर अलग अलग कोशिश करते हैं, बताइए क्या प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए कि odds against A जो है सॉल्व नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट क्या है, 4 से 3 है, तो उसका मतलब क्या है, A solve the problem that it is denoted by E1. E1 वो घटना है कि A सॉल्व कर लेता है और B सॉल्व कर लेता है, वो E2। तो E1 क्या होगा कि A सॉल्व कर लेता है, A के ना सॉल्व करने का ये था 4:3, 4 बार नहीं करेगा और 3 बार कर देगा, ये नहीं के लिए था। तो सॉल्व कैसे करेगा, ये 3 बार सॉल्व कर रहा है, अभी तो मैंने बोला 4 बार नहीं कर रहा है और 3 बार कर रहा है, तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 अपॉन टोटल घटना है 3 + 4, तो 3/7। और ना करने की वैसे पता मुझे 4/7, या यहाँ से निकाल लीजिए घटा के 4/7, बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं। कि ऑड अगेंस्ट ए के हैं सॉल्व, मतलब ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है ये 4-3, तो 4 बार नहीं है और 3 बार यस है, तो करने की क्या हो जाएगी 3/4, 3/7 जुड़ जाएगी। ना करने की आपको पता ही है, यहाँ से निकालने या डायरेक्ट 4/3, और बी के सॉल्व करने की 7 दोनों को जोड़ दीजिए, वहां पे अगेंस्ट में नहीं है, फेवर में, तो 7 बार सॉल्व 5 बार ना, तो टोटल ये आए P2 बांधे। नाउ द प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के साथ घटना कम से कम वो ये घटना के क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाए, तो सॉल्व ही हो जाए मतलब कम से कम कोई एक तो सॉल्व कर ही ले, या दोनों भी कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो 1 - P, नन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब नन ऑफ देम दोनों सॉल्व नहीं करते, तो ये इसको हम कैसे दिखाएंगे, सबसे न्यूमेरिकल के पहले पेज पे है E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार, वहां लिखा था A इंटरसेक्शन B, जब दोनों ये काम करते हैं, तो यहाँ दोनों काम नहीं करते हैं, तो E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार, तो यही है कि कोई भी सॉल्व नहीं करता है, ये घटना इंडिपेंडेंट है, अलग अलग कर दीजिए
यहाँ पे बार लगाना रह गया है, बार लगा दिए। PE1 बार कितना है 4/7 और 5/7, इनको सॉल्व कर लीजिए, जो भी है वो आंसर आ जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू द 3 स्टूडेंट जिनके सॉल्व करने के चांसेस इतने हैं। बताइए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक के सॉल्व करने के मतलब पहला आदमी सॉल्व करने के चांस हाफ, दूसरे के 3/4, तीसरे के 1/4। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व अगर उनमें से कोई एक सॉल्व कर देते। करेक्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व? या तो एक सॉल्व कर दे, या दो कर दे, या तीनों कर दे। तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व जब एटलीस्ट उनमें से कोई एक सॉल्व कर लेगा, दैट इज P A यूनियन B। अगर इंटरसेक्शन होता तो एग्जैक्टली अब तो या तो A कर ले, या B कर ले, या C कर ले, तो यही यूनियन में यही होता है, या तो A या B या C। तो P A यूनियन B यूनियन C बराबर मैं 1 माइनस इस पे बार लगा सकता हूँ। बार लगाने के बाद मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो इंटरसेक्शन हो जाएंगे डिमर्जेंस लॉ से, ये अंदर आ जाएगा। ये क्योंकि तीनों घटना इंडिपेंडेंट है, ए का सॉल्व करना ना करना A2 के ऊपर डिपेंड नहीं करता, या A2 से मतलब नहीं। आप ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पड़ोसी करे ना करे आपको क्या मतलब, आप तो कर लें, या आप ना कर पाए तो पड़ोसी पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये इंडिपेंडेंट है। तो अब बस आपको बार की तो वैल्यू नहीं आती, तो इसमें माइनस माइनस लगाइए, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए और आंसर निकाल दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। फिर अगला है एक बॉक्स है, उसमें 6 रेड, 4 सफेद और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। पर्सन कोई भी एक आदमी है 4 बॉल्स को डिब्बे से अचानक निकाल लेता है। बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अमंग द बॉल्स ड्रॉन देयर इज एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर। तो वो 4 बॉलें निकालता है, उन चारों में एक एक कलर की बॉल प्रत्येक जरूर होगी। एक रेड, एक व्हाइट और एक ब्लैक तो होगी, कोई और एक एक्स्ट्रा जरूर होगी क्योंकि 4 है, तो आपके पास 4 केस बन जाएंगे। सपोज पहली रेड, दूसरी भी एक रेड, एक व्हाइट और 2 ब्लैक। उसने ऐसे करा कि उसके पास आई एक रेड बॉल, एक व्हाइट और 2 ब्लैक। अगली बार कह दीजिए 2 व्हाइट और एक रेड और एक ब्लैक। तीसरी बार कह दीजिए 2 रेड और एक व्हाइट और एक ब्लैक। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इन तीनों का प्रोबेबिलिटी या तो 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए। तो बस आप प्लस कर देंगे। तीनों अगर एक साथ आएंगे तो आपको मल्टीप्लाई, वो केस नहीं है, या तो प्लस आएगा, क्योंकि या तो ये होगा या ये होगा या ये। अब केस 1 में पहली रेड, एक व्हाइट और 2 ब्लैक आना, और है कितने डिब्बे में? 6 रेड है तो 6 में से एक रेड, 6C1। 4 व्हाइट है तो 4 में से एक, 4C1 और 5C2। और नीचे 15, 6 4 10 और 5 15 है ना, टोटल 15C4। ये तो तीनों केस में 15C4 ही हो। दूसरे में 1 रेड, 2 व्हाइट और 1, तो 6 में से एक, 4 में से 2 और 5 में से एक, 15C2। ऐसी तरीके से तीसरा वाला 6C2, रेड व्हाइट 4 तो 4C1 और ब्लैक है 5, तो बस इनको ये सॉल्व करिए। मैंने खोल दिया यहाँ पे भाई, 6C1 तो 6, 4C1 4, 5C2 ये 10। याद करिए ना, 1 5 10 10 5 1 आपको कभी पढ़ाया था पास्कल ट्रायंगल्स। खैर जो भी है, आप वो इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और लिख डालेंगे और आंसर निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ए बार इज द कॉम्प्लीमेंट टू ए, तो प्रूफ करिए पी ए इज इक्वल टू पी ए बार प्लस पी ए बी। दूसरा ये, तीसरा ये। खैर पहला देखिए, इफ वी हैव 2 इवेंट्स ए एंड बी, देन ए का यहाँ पे होना है और 2 घटना है, तो ए कब होगा? बी भी हो, ए भी हो, या बी ना हो लेकिन ए जरूर हो, क्योंकि ए के होना है। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी, बी भी हो रहा है और ए भी हो रहा है, तो इंटरसेक्शन में होते हैं दोनों। तो इसको इंटरसेक्शन को हम ए मल्टीप्लाई भी कह देते हैं, पी ए बी। आल्सो ए अभी भी हो रहा है लेकिन अब बी ना हो, तो ए इंटरसेक्शन बी बार, तो पी ए बी बार। दोनों हो रहे थे ये, तो जबरदस्ती बी को इसमें शामिल करा गया, तो इन दोनों घटनाओं को कंबाइन कर दी जाइए। दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे कि इसमें बी तो दोनों बार हो ही रहा है, एक बार ए होता है और एक बार ए नहीं होता है, तो आप बिल्कुल सेम ऐसे लिख देंगे। फिर पी ए प्लस बी बराबर इतना, तो फॉर द इवेंट ए एंड बी वी हैव द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पी ए यूनियन बी कितने के बराबर होगा? कहिए ये हम कोई 50 बार लिख चुके हैं। यूनियन को ही हम प्लस में शो करते हैं आप इसको, और इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई में। लेकिन हम पी ए को ऐसे लिख सकते हैं पिछले केस से, और आप पी बी को भी पिछले केस से, पार्ट 1 से और 2 से। बस ए इनसे कैंसिल हो गया, जो बच गया वो आंसर है। ऐसे तीसरे वाले को, फोर्थ जो पार्ट है बराबर 1 लाना है, पूरा मैंने ऐसे ही उतार दिया। और पार्ट थर्ड से, या ये जो इतनी सारी वैल्यूज है आप देखो, थर्ड पार्ट में हम पी ए प्लस बी लिख चुके हैं, ये आ जाएगा इतना। अब प्लस ये क्या हो गया? पी ए बार बी बार का मतलब हो गया, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है ना ए हो रहा है ना बी हो रहा है,
तो इसका मतलब ये 1 माइनस पी ए प्लस बी है, बस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। ये कुछ खास नहीं था, बस इसको एक बार लिख लेंगे। अगला देखिए, अगर A1 A2 इंडिपेंडेंट है तो A1 बार और A2 बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। ये ऐसा शायद हम पहले थ्योरम में कर चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। अब अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये होता है। अब आपको A1 बार और A2 बार को इंडिपेंडेंट दिखाना है तो ये पकड़िए, अगर ये अलग अलग आ गए तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन थ्योरम 3 से हम इतने के बराबर इसको प्रूव कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 से यह आएगा, इसमें से PA2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस PA1 बार होता है। अब इसी प्रकार से आप ये हम कह देंगे A1 बार और A2 इंडिपेंडेंट है। 2 को आप ऐसे कर लेंगे। थर्ड देखिए, A1 बार और A2 बार लेना है तो आप इसको डी मॉर्गन थ्योरम से ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे PA1 यूनियन A2 और यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे थ्योरम से, एडिशन वाली थ्योरम। उसके बाद ब्रैकेट खोल दीजिए, इनको ऐसे रखिए शुरू के 2 टर्म्स को, लास्ट के 2 में से PA2 कॉमन ले लें, ये PA1 बार और ये PA2 बार। इससे पता चलता है A1 बार और A2 बार जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अगला देखिए, P ये इतने के बराबर प्रूफ करिए। राइट हैंड साइड लिखिए, ये कोई खास नहीं था, आप खुद भी कर सकते हैं। इसका इंटरसेक्शन आप लिख लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। इसको गौर से देखिए, ये थ्योरम से PE1 यूनियन E2 आ गया है। 1 माइनस के साथ है तो इस पर बार लग जाएगा, बार को अंदर ले जाइए डी मॉर्गन थ्योरम से और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंट की कहानी नहीं चल रही थी यहाँ पे, ये याद रखिएगा। E1 इंटरसेक्शन E2 बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अलग अलग। नेक्स्ट देखिए, 4 लेटर्स हैं और 4 एड्रेस वाले एनवलप हैं। एड्रेस्ड एनवलप मतलब एनवलप्स लिफाफों के ऊपर एड्रेस लिखा है। बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लेटर्स आर नॉट डिस्पैच्ड इन द राइट एनवलप, कि ये सही एनवलप्स में नहीं रखे जाते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब 4 लेटर्स को 4 एनवलप में रखने के कितने तरीके होंगे? सबसे पहले ये सोच, आपने पहला लेटर उठाया, आपके सामने 4 एनवलप हैं, चारों में से आप किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, आपने एक में रख दिया तो 4 हिसाब थे उसके। अब आपने दूसरा उठाया, लेकिन दूसरे के लिए 4 हिसाब नहीं है, उसमें एक में तो आप लेटर रख चुके हैं, तो आप कितने रखे? 3। अब आपने तीसरा लेटर उठाया तो 2 तो घिर चुके हैं, तो अब आपके पास 2 एनवलप हैं, तो उसमें 2 कंडीशंस बनेगी और तीसरे वाले में एक ही, वो चौथे वाले के लिए तो एक ही रह गया। तो कुल कितने तरीके हो गए कि ये 4 × 3 × 2 × 1, ये कॉम्बिनेशन का तरीका होगा। 24 तरीके से आपने 4 लेटर्स को 4 एनवलप में रख सकते हैं। All the letters can be dispatched in right envelope is only one way. इन 24 में से सिर्फ एक ही तरीका ऐसा होगा कि चारों सही रखे गए। अभी तो आपने एक लेटर उठाया, चारों में से किसी एक में रख दिया था, तो इस तरीके से 24 बने थे। दूसरे वाले के लिए 3 कंडीशंस बनेगी, तीसरे वाले के लिए 2 और अंतिम वाले के लिए 1 ही बनेगी। लेकिन 24 वेज में से सिर्फ एक वे में ही सही तरीके से जा रहा है आपके लेटर, क्योंकि सारे एनवलप्स पे एड्रेस पहले ही लिखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सही जगह पे चले जाए? तो क्या ये 1/24 होगी। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, नॉट डिस्पैच इन द राइट एनवलप, तो नहीं के लिए, नॉट के लिए जो सही का आया उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया? 23/24 हो गया। बहुत बढ़िया सवाल था। अगला देखिए, कहता है इसमें कि A probability in problem in electronics is given to the 3 students को दी गई जिनके सॉल्व करने के चांसेस इतने हैं। What is the probability that the problem will be solved? प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। The problem that A will not solve, A के सॉल्व होने का तो PA1 हाफ है ना, नॉट सॉल्व होने का 1 माइनस हाफ। A2 सॉल्व नहीं करता है 1 माइनस 1/3 और ना ही A3 करता है, ये आएगा। These 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो A1, A2 और A3 इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, ये तीनों के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो 1 माइनस 1/4 कर दीजिए, तो ये 3/4 आ जाए। इसको और भी तरीकों से किया जा सकता था, लेकिन मुझे सबसे आसान यही लगता है, तो मैंने वैसे ही करके दिखाया। अब अगला देखिए, A can hit a target 4 times in 5 shots, B जो है वो 3 times 4 शॉट्स में, और C जो है वो ट्वाइस 2 बार शॉट लगा देता है 3 बार में। मतलब 4 बार कोई कोशिश करे तो 3 बार हिट करेगा, तो PB हो गई प्रोबेबिलिटी 3/4। एक ही प्रोबेबिलिटी 4/5 किसी भी टारगेट को हिट करने की, और C की क्या हो जाएगी कि ये 2/3। अगर वो आप एक वॉली करते हैं तो बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 शॉट्स हिट, कि 2 लोग हिट कर देते हैं इसको।
तो देखिए प्रोबेबिलिटी ए तो 4/5 है, बी 3 ये है और ये इतना। आल्सो फायर वॉली, वॉली मींस दे शॉट साइमल्टेनियसली टू हिट द टारगेट, तीनों एक साथ हिट करते हैं टारगेट पे, तीनों में से 2 के शॉट लग जाते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी। इफ 2 शॉट्स हिट द टारगेट देन क्या होगा, मान लीजिए ए और बी हिट कर देते हैं, सी नहीं कर पाता, सी फेल्स, ये घटना इवन मान लीजिए। सी फेल्स, एक बार बी फेल्स और एक बार ए फेल, आप उल्टा भी लिख सकते थे, पहले कहिए ए फेल्स हो जा रहा है, बी और सी सक्सेस हो जा रहा है, बी फेल हो जा रहा है, ए और सी सक्सेस हो जा रहे हैं, और सी फेल हो जा रहा है, ए और बी सक्सेस हो जा रहे हैं। तो बस आपको तीनों घटनाओं को लिखना है कि ये 3 बार, मतलब आपको क्वेश्चन यही तो कहा कि इस बात की प्रोबेबिलिटी के 2 शॉट को हिट कर देते हैं, मतलब 2 जो है वो हिट कर देते हैं। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग सी, सी के हिट करने की थी इतनी, तो ना करने की सी बार पीसी बार 1 माइनस पीसी, ये बी के ना करने की, ये सब लिखिए। अब घटना इवन कैसे घटित होगी, ए और बी तो हिट करते हैं तो पी ए और पी बी, और सी नहीं कर पाता तो पीसी बार, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। वही बात है कि 3 बच्चे एक साथ निशाना मारे, पहले का निशाना लगता है या नहीं लगता, दूसरे का इससे क्या मतलब है, वो अपना निशाना लगा रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट घटना है। तो फिलहाल आपने 4/3 पीए की वैल्यू, पीबी की वैल्यू और पीसी बार की रखी। इसी तरीके से E2 ये है घटना, ए और सी हिट कर रहे हैं और बी नहीं कर पा रहा है, उसके निकालिए। E3 में ए नहीं कर पा रहा है, दोनों कर रहे हैं। अब इन तीनों के लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तीनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केसेस हैं, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, बस तीनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब पिछले क्वेश्चन में कहता है, इसी क्वेश्चन आगे अगले क्वेश्चन में कहता है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 शॉट। अब फर्क हो गया ना, वहां तो था कि 2 हिट करें, अब कम से कम 2 करें, तो कम से कम 2 का मतलब है कि 2-2 तो करें, तीनों भी हिट कर सकते हैं। इफ एटलीस्ट 2 शॉट हिट द टारगेट देन क्या होगा, ए और बी हिट करते हैं, सी नहीं करता, फिर बी नहीं करता, फिर ए नहीं करता। ना करने से ही लिखिएगा, नहीं तो यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन कौन सा ले रहे हैं। सी फेल्स, बी फेल्स, ए फेल, अगर सी फेल तो ए और बी सक्सेस, बी फेल तो ए और सी सक्सेस, ए फेल्स उल्टा भी लिख सकते हैं, ए फेल्स पहले लिख देते हैं और बी और सी, या 4th केस भी होगा कि तीनों हिट कर देते हैं। तो पहले तो वही तीनों केस बनेंगे, P1 वही 1/5 जो पिछली बार आया था वो यहाँ आएगा, P2 ये भी है, सॉल्व दैम लिख दिया है कि पिछले की तरह। P4 क्या होगा कि तीनों हिट करते हैं, तो तीनों के हिट करने की प्रोबेबिलिटी भी निकालिए। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव घटनाएं हैं, चारों को ऐड कर दीजिए, 25/30 आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल, काफी न्यूमेरिकल हो गए। न्यूमेरिकल्स का कोई अंत नहीं, मैं 1000 भी और करा दूं तो भी कम पड़ जाएंगे, इतनी किताबें, इतने न्यूमेरिकल। बस ये है कि आप सारे सवाल एग्जाम्पल्स और सारे ये सवाल कर लीजिए, बाकी ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनमें से आ जाए और खूब जम के पढ़िएगा। ओके।